नमस्कार दोस्तों आज हम देखेंगे संस्कृत शिक्षण विधियों का भाग नंबर 4। ये हमारी क्लास नंबर 4 है दोस्तों। क्लास नंबर 3 के अंदर हम पढ़ रहे थे कौशल दोस्तों, जिसके अंदर हमने श्रवण कौशल और भाषण कौशल के बारे में पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे पठन कौशल और लेखन कौशल के बारे में। दोस्तों शानदार नोट्सों के द्वारा आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, तो आप अंत तक ये वीडियो जरूर देखें। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। दोस्तों संस्कृत को ट्रिक के साथ पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलते हैं दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे पठन कौशल का। पठित्वा अर्थग्रहणम। पठित्वा अर्थग्रहणम, पठन पढ़कर अपना अर्थ ग्रहण करना। क्या करना? पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। देखते हैं दोस्तों, पठन कौशल का उद्देश्य पठन मात्र नहीं अपितु पढ़कर अर्थ ग्रहण करना है। दोस्तों ये मैंने पहले भी बताया था कि कोई भी चीज है या कोई भी सब्जेक्ट है, उसको अगर हम पढ़ते हैं, उसको हम क्या करते हैं? पढ़ते हैं। पढ़ने से मतलब पठन कौशल नहीं होता है दोस्तों। पढ़कर अगर हम अर्थ ग्रहण करते हैं, पढ़कर क्या करते हैं? अर्थ ग्रहण, तो ही क्या होगा? हमारा पठन कौशल होगा दोस्तों। इसे वाचन कौशल के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना दोस्तों, पठन कौशल को किस नाम से जाना जाता है? वाचन कौशल से। आगे देखते हैं दोस्तों, भाषा कौशलों में ग्रहणात्मक कौशल महत्वपूर्ण होते हैं। जो हम ग्रहण करते हैं उनको क्या कहते हैं? ग्रहणात्मक कौशल कहते हैं। उनमें भी पठन कौशल का महत्व सर्वोपरि है। श्रवण कौशल और पठन कौशल क्या है? ग्रहण कौशल है। श्रवण से हम सुनकर क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। और पठन से हम क्या करते हैं? पढ़कर क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। गति लेप पूर्वक उच्चारण उचित आरोह अवरोह के साथ भाव ग्रहण करना ही पठन कौशल का उद्देश्य है। गति वो भी कैसे? लेख के साथ उचित उच्चारण, जो हम पढ़ते हैं वो आरोह अवरोह के साथ अगर हम भाव ग्रहण करते हैं तो यह है पठन कौशल का उद्देश्य दोस्तों। आगे हम देखते हैं पठन कौशल के अन्य उद्देश्य क्या क्या है। वाचिक अभिनय के साथ पठन का अभ्यास। वाचिक अभिनय, बोलने के अभिनय के साथ अगर हम पठन का अभ्यास करते हैं तो यह भी एक उद्देश्य है। आनंदानुभूति के लिए पठन का अभ्यास, आनंद की अनुभूति के लिए भी क्या कर सकते हैं हम? पठन का अभ्यास। पठन में क्रमबद्ध उच्चारण का सामर्थ्य उत्पन्न करना। पठन करते समय जो क्रमबद्ध उच्चारण होता है उसका सामर्थ्य उत्पन्न करना। कवि के भाव को समझना, कवि क्या कहना चाहता है उसके भाव को समझना। निष्कर्ष ग्रहण करना, और जो कवि कहना चाहता है या जो हम पढ़ रहे हैं उसका निष्कर्ष क्या है उसको क्या करना? ग्रहण करना। यह होता है पठन कौशल के उद्देश्य। आगे हम देखते हैं पठन के प्रकार, कि पठन कितने प्रकार के होते हैं। पाठकों की संख्या की दृष्टि से पठन को दो प्रकार के, जो पठन है वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला है व्यक्तिगत पठन और दूसरा है सामूहिक पठन। कौन कौन से? व्यक्तिगत पठन और सामूहिक पठन दोस्तों। ये क्या है? पाठकों की संख्या के आधार पर। व्यक्तिगत अकेला, सामूहिक समूह के रूप में। आगे हम देखते हैं अभिव्यक्ति की दृष्टि से पठन। अभिव्यक्ति की दृष्टि से पठन दो प्रकार है, सस्वर पठन, मौन पठन। कौन कौन से हैं? सस्वर पठन और मौन पठन। यहां पर दोस्तों क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जा सकता है कि सस्वर पठन और मौन पठन। सस्वर पठन होता है वो क्या होता है? आदर्श होता है, अनुकरण करके किया जाता है, सामूहिक या समवेत होता है। जबकि जो मौन पठन होता है वो क्या होता है? द्रुत होता है, गंभीर होता है और सामान्य रूप से होता है। तो ये इनकी जो विशेषता है इनको आपको क्या करना है? याद रखना है। आगे हम देखते हैं दोस्तों, बेकन ने मौन वाचन के दो प्रकार बताए हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों कि बेकन के अनुसार मौन वाचन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। प्रकार कौन कौन से हैं? गंभीर मौन वाचन और द्रुत मौन वाचन। कौन कौन से हैं? गंभीर मौन वाचन और द्रुत मौन वाचन। प्रारंभिक स्तर पर सस्वर वाचन अधिक उपयोगी होता है, जबकि उच्च स्तर पर मौन वाचन अधिक उपयोगी होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और हर एग्जाम में उठा के देख लो, हर साल एक बार यह क्वेश्चन आ जाता है कि प्रारंभिक स्तर के लिए कौन सा वाचन और उच्च स्तर के लिए कौन सा वाचन। तो प्रारंभिक स्तर के लिए सस्वर वाचन, सहस्वर वाचन, और जो उच्च स्तर होता है उसके लिए कौन सा वाचन? मौन वाचन महत्वपूर्ण या उपयोगी होते हैं। आगे देखते हैं
जॉन कॉटन डेना ने पठन कौशल को मानव के सर्वांगीण विकास में सहायक माना है। किसने माना है? जॉन कॉटन डेना ने। इंपॉर्टेंट है, सीधा पूछा जा सकता है कि पठन कौशल को मानव के सर्वांगीण विकास में सहायक किसने माना है? जॉन कॉटन डेना ने। तथा इसे जीवन का एक अभिन्न अंग भी स्वीकार किसने किया था? जॉन कॉटन डेना ने किया था। आगे हैं, ब्रायन मोदे ने साइलेंट रीडिंग पुस्तक में मौन पठन के महत्व पर बल दिया। अब यहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन जाता है दोस्तों कि साइलेंट रीडिंग पुस्तक किसकी है? ब्रायन मोदे की है। साइलेंट रीडिंग पुस्तक में किस पठन पर बल दिया गया? मौन पठन पर। यहां पे यह भी पूछा जा सकता है कि साइलेंट रीडिंग पुस्तक है उसके अंदर मौन पठन के महत्व पर बल दिया गया, तो यह बल किसने दिया? ब्रायन मोदे ने। आगे देखते हैं, जुड महोदय ने उच्च कक्षाओं में मौन वाचन को वाचन की सर्वोत्तम विधि माना है। तो उच्च कक्षाओं के अंदर मौन वाचन को वाचन की सर्वोत्तम विधि किसने माना? जुड महोदय ने। आगे देखते हैं, पठन कौशल की विधियां। पठन कौशल की विधियां कौन कौन सी होती है? इससे पहले एक बात और बता देता हूं दोस्तों, अगर अभी तक आपने संस्कृत शिक्षण विधियों के 3 वीडियो जो पहले हमने अपलोड कर दिए हैं वो नहीं देखे हैं तो दोस्तों आप जाइए प्लेलिस्ट के अंदर आपको जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर मिल जाएगी संस्कृत शिक्षण विधियां क्लास, उसके अंदर संपूर्ण जो वीडियो है वो आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों एक बार जरूर देखें, अपने नोट्स अपने नोटबुक में नोट करते हुए बनाते जाइए दोस्तों। तो पठन कौशल की विधियां, पहली है वर्णोच्चारण विधि, अक्षरबोध विधि, वर्ण सामान्य विधि, या यह जो विधि है ये क्या है? प्राचीनतम विधि है दोस्तों। तो वर्णोच्चारण विधि है, इसको अक्षरबोध विधि या वर्ण सामान्य विधि भी कहते हैं। दूसरा जो हमारा विधि है वो है चित्र विधि, पश्यतु कथयतु च पद विधि, चित्र विधि। तीसरी है अनुकरण विधि। दोस्तों यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा? आपको क्या दे देंगे? इन 1, 2 और 3 विधियों के नाम दे देंगे, एक किसी अन्य विधि का नाम दे देंगे और पूछा जाएगा इनमें से पठन कौशल की विधि कौन सी नहीं है। तो ये विधियों के नाम आपको जरूर क्या करने हैं? याद करने हैं। आगे है दोस्तों, ध्वनि साम्य विधि, सामूहिक पठन विधि, भाषा यंत्र विधि, वाक्य गठन विधि, अर्थ की दृष्टि से महत्वपूर्ण विधि। और यहां से यह क्वेश्चन बन जाता है कि अर्थ की दृष्टि से महत्वपूर्ण विधि कौन सी है? वाक्य गठन विधि है दोस्तों। तो एक बार फिर देखते हैं इनके नाम, और अभी तक अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो एक बार आप स्क्रीनशॉट भी ले लें। पठन कौशल की विधियां, वर्णोच्चारण विधि, चित्र विधि, अनुकरण विधि, ध्वनि साम्य विधि, आगे हैं सामूहिक पठन विधि, भाषा यंत्र विधि और वाक्य गठन विधि। यह हो गई आपकी पठन कौशल की विधियां। दोस्तों यह था हमारा पठन कौशल। अब आगे हम देखते हैं लेखन कौशल। लेखन कौशल, लिखिता अभिव्यक्ति, लिख कर क्या करना? भाव ग्रहण करना। यह भाषा शिक्षण का चतुर्थ व अंतिम कौशल है। मोंटेसरी के अनुसार लेखन कौशल तृतीय कौशल है। और यह क्वेश्चन है ना दोस्तों मोंटेसरी वाला, यह सबसे ज्यादा एग्जामों में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से देख ले। मोंटेसरी ने जो लेखन कौशल है इसको तृतीय कौशल की जगह रखा था और पठन कौशल को चतुर्थ स्थान पर रखा था दोस्तों। आगे देखते हैं, वाचिक क्रियाया वर्ण रूपम लेखनम अथवा ध्वनि रूपम लिपि रूपे अवतरणम लेखनम। ध्वनि को लिपि के रूप में अवतरित करने का नाम ही क्या है? लेखन है दोस्तों। आगे देखते हैं लेखन कौशल के उद्देश्य। पहला उद्देश्य है दोस्तों भावों को स्थिरता प्रदान करना। कैसे दोस्तों? आपके भाव है उनको आप लिख देंगे नोटबुक के अंदर तो वो क्या हो जाएंगे? स्थिर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? स्थिर। ऐसे तो हमारे भाव है, मन का विचार है, वो बदलता रहता है, लेकिन लिखने के बाद वो क्या हो जाते हैं? स्थिर हो जाते हैं। दूसरा उद्देश्य है निरीक्षण तथा चिंतन शक्ति का विकास। अगर कोई चीज लिखी हुई है तो आप उसका क्या कर सकते हो? निरीक्षण कर सकते हो। अगर नहीं लिखी हुई है तो आप उसका निरीक्षण नहीं कर सकते हो। तो निरीक्षण और चिंतन शक्ति का क्या होता है? विकास होता है। तीसरा है अपने विचारों को क्रमबद्ध रूप में प्रकट करना। जो अपने विचार है उनको आप अगर लिखोगे तो क्रमबद्ध रूप से आप क्या कर सकते हो? प्रकट कर सकते हो। नेक्स्ट जो उद्देश्य है वो है, चौथा उद्देश्य है छात्रों में मौलिक व सृजनात्मक क्षमता का विकास करना। छात्रों के अंदर लेखन कौशल के द्वारा मौलिक और सृजनात्मक क्षमता का क्या होता है? विकास होता है।
पांचवां उद्देश्य है प्रश्नोत्तर लेखन की योग्यता विकसित करना। प्रश्नोत्तर लेखन, प्रश्न और उत्तर की लेखन की जो योग्यता है उसको विकसित करना। और छठवां उद्देश्य है छात्रों के द्वारा सुंदर अक्षरों में लेखन कार्य का प्रदर्शन करना। छात्रों के द्वारा सुंदर अक्षरों के अंदर क्या करना, लेखन कार्य का प्रदर्शन करना। यह भी एक इसका उद्देश्य है, लेखन कौशल का है दोस्तों। आगे हम देखते हैं लेखन कौशल की विधियां कौन कौन सी है। जो लेखन कौशल की विधियां, पहली विधि है पेस्टोलॉजी। वर्ण के खंड करके वर्णों की आकृति बनाकर पेस्टोलॉजी कहलाता है। समझिए दोस्तों, पेस्टोलॉजी किसे कहते हैं? हमें कोई वर्ण दिया गया, उसके खंड करेंगे, खंड करके जो वर्ण है उनकी आकृति बनाएंगे और आकृति बनाकर अगर हम उसको लिखेंगे तो इसको ही कहते हैं पेस्टोलॉजी। यह है पहली विधि। दूसरी जो विधि है वो है जैक्टोट विधि। जैक्टोट विधि क्या कहती है? अध्यापक के द्वारा श्यामपट्ट पर लिखे गए शब्दों का अनुकरण करके अथवा पुस्तक में देखकर छात्रों द्वारा लेखन कार्य किया जाता है तथा पुनः देखकर संशोधन किया जाता है। इसे ही जैक्टोट कहते हैं। जो आपके सामने श्यामपट्ट है, श्यामपट्ट पे जो कुछ लिखा हुआ है वैसा का वैसा आप अगर लिख रहे हो, या आपके सामने जो पुस्तक है उसमें जैसा का जैसा है, जैसे आप अभी अगर नोट्स बना रहे हैं तो वीडियो को देखते हुए आप जो लिख रहे हो, ये क्या एक जैक्टोट विधि का उदाहरण हो जाएगा दोस्तों। आप इनमें संशोधन भी कर सकते हो क्योंकि आपके सामने रहेगा, उनमें देखोगे कि हाँ हमने ये गलती कर दी है, तो उसमें क्या कर सकते हो, संशोधन। तीसरी विधि है दोस्तों लेखन कौशल की, वो है मोंटेसरी विधि। लेखन कार्य के लिए अधिकाधिक ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करना मोंटेसरी का मंतव्य है। बालक सर्वप्रथम वर्णों का अवलोकन करता है, ध्वनियों को सुनता है, अक्षरों को स्पर्श करता है तथा धीरे धीरे लिखना सीखता है। मोंटेसरी विधि क्या कहती है? मोंटेसरी विधि में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मोंटेसरी विधि है उसके अंतर्गत जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनका अधिक से अधिक क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है या नहीं, लेकिन ये मैडम मोंटेसरी का क्या है, मान्य है कि वो मानती है कि लेखन कौशल और मोंटेसरी विधि में ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों रूपरेखा अनुकरण विधि। रूपरेखा अनुकरण विधि, इसे अक्सर स्वरूपा विधि भी कहते हैं। छात्र पेंसिल तथा बॉल पेन की सहायता से बिंदुओं को जोड़कर वर्णों का निर्माण करता है। रूपरेखा अनुकरण विधि, यहां पे दोस्तों मैं आपको बता दूं 3 बिंदु मैंने लगा दिए। अब अगर मैं इनको मिलाऊंगा तो ये मिला दिए, ये क्या बन गया, त्रिभुज। और यही क्या है दोस्तों, आपकी रूपरेखा अनुकरण विधि है। आगे चलते हैं श्रुति लेख। श्रुति लेख अध्यापक द्वारा उच्चारित पदों को सुनकर छात्र लेखन कार्य करते हैं, उसको श्रुति लेख कहते हैं। और दोस्तों श्रुति लेख और सुलेख, अनुलेख, प्रतिलेख, इनके बारे में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है तो इनको ध्यान से देख लें। श्रुति लेख मतलब जो अध्यापक बोलता है और आप लिखते हैं उसी को श्रुति लेख कहते हैं। नेक्स्ट है चित्र विधि। चित्र को देखकर लेखन कार्य करना। चित्र को देखकर क्या करना, लेखन कार्य करना क्या कहलाता है, चित्र विधि। और यह है आपकी चित्र विधि। आगे हम देखेंगे सुलेख की विधियां, और इनसे क्वेश्चन तो एग्जाम में मिल ही जाएगा दोस्तों। सुलेख की विधियां, पहली है अनुलेख। अध्यापक श्यामपट्ट पर लिखता है, छात्र अनुकरण करके क्या करता है, अपनी नोटबुक में लिखता है। तो अनुलेख जिसमें श्यामपट्ट पे जिस प्रकार आपकी स्क्रीन पे भी जो कुछ लिखा हुआ है और आप लिख रहे हो, ये क्या है, अनुलेख है। प्रतिलेख, प्रतिलेख क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में देखते हैं। अध्यापक पत्रिका या पुस्तक के किसी अंश को निर्धारित करता है, छात्र सुंदर अक्षरों में प्रतिलिपि करते हैं। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि आपको इस बुक के इतने पेज का ये जो पैराग्राफ है वो लिखना है, तो आप सुंदर सुंदर अक्षरों में अगर इसको लिखते हो तो ये क्या हो जाएगा, आपका प्रतिलेख हो जाएगा। आगे हम देखते हैं दोस्तों कि उच्च स्तर की लेखन कौशल की विधियां कौन कौन सी है। उच्च स्तर के लिए पहली है सूत्र विधि, प्रश्नोत्तर विधि, मंत्रणा विधि। इसमें शिक्षक केवल पथ प्रदर्शक होता है, किसमें, मंत्रणा विधि में। स्वाध्याय विधि, स्वाध्याय विधि, अनुकरण विधि, निरीक्षण विधि, तर्क वितर्क विधि। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से आपको कोई सा भी ऑप्शन दे देंगे और बोला जाएगा कि इनमें से कौन सी उच्च स्तर की लेखन कौशल की विधि नहीं है। तो इन क्वेश्चन जो विधियों के नाम है एक बार इनको ध्यान से पढ़ें, इनको दिमाग में सेट कर लें, क्योंकि सीधा क्वेश्चन इनसे आपको मिल सकता है। तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हमने देखा पठन कौशल और लेखन कौशल।
दोस्तों ये चौथी क्लास थी, कैसी लगी आपको एक बार सभी साथी कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों के पास शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।